नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास से हम लोग आंध्र प्रदेश पीसीएस का 2021 का पेपर डिस्कशन चालू करने वाले हैं। ये जो पेपर आपके सामने दिख रहा है ये 2021 का पेपर है। ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये डला हुआ है, ठीक है। ये जो पेपर है इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। इन 150 प्रश्नों का यहाँ पे दिख भी रहा होगा। टोटल ड्यूरेशन भी इसका 150 मिनट ही रखा गया था और मार्क्स भी इसके 150 ही रखे गए थे। क्वेश्चन भी इसके कितने 150 ही है, ठीक है। एक नंबर का एक प्रश्न इसका रखा गया था। हम आज इसका डिस्कशन चालू कर रहे हैं। इसके पहले हम ऑलरेडी केरल पीएससी का फूड सेफ्टी ऑफिसर का 2015 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले हम लोग झारखंड पीसीएस के 2 पेपर डिस्कस कर चुके हैं और इसी के साथ हमने त्रिपुरा पीसीएस का भी पेपर डिस्कस कर चुके हैं। मतलब 4 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 450 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो चालू करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास चालू करने के पहले एक छोटी सूचना, जॉब्स वाला की तरफ से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इस 7000 प्रश्नों की श्रृंखला को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के तहत हर 2 से 3 दिन में एक पेपर अपलोड किया जाता है। इसमें ऑलरेडी यूनिट 1 के 5 पेपर अपलोड हो चुके हैं जो कि टॉपिक वाइज है ना। यूनिट 1 में 5 टॉपिक है तो 5 पेपर अपलोड हो चुके हैं। अब यूनिट 1 का एक कंप्लीट पेपर अपलोड होगा। हो सकता है वो कल या परसों अपलोड कर दिया जाएगा। इस सब के लिए आपको जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। बाइलिंगुअल पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं विथ सेम डिस्कशन, जैसा कि डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं। चालू करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है ना इस पेपर का, आंध्र प्रदेश पीसीएस के 2021 का पेपर का सबसे पहला प्रश्न है कि द लिंकेज इन द अमाइलोज फ्रैक्शन ऑफ दी स्टार्च है ना। जो अमाइलोज फ्रैक्शन होता है, स्टार्च में 2 चीज़ें होती हैं। स्टार्च में 2 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ों से मिलकर स्टार्च बढ़ता है। एक एमाइलेज होता है या एमाइलोज कहते हैं उसको एग्जैक्टली, है ना। क्या होता है? अमाइलोज होता है। दूसरा क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन होता है। क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन होता है। तो अभी पूछा जा रहा है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच में जो लिंकेज होती है उसमें अमाइलोज की तरफ से कौन सी लिंकेज आती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे है ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा, इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि जो वो होते हैं मोनोसैक्राइड्स होते हैं, यदि यह आपस में जुड़ते हैं तो सीधी सी बात है क्या बनाएंगे? डाइसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड या पॉलीसैक्राइड बनाएंगे। लेकिन इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, 2 मोनोसैक्राइड यूनिट्स को, 2 शुगर मोइटी को जोड़ने के लिए जो आपस में बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से 2 अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। वापस से, पहला अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दूसरा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तीसरा बीटा 1,6 या फिर चौथा आ जाता है अल्फा 1,6। व्हाट इज द राइट आंसर? ठीक है, तो राइट आंसर इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, है ना। ये 1,4 जो है वो क्या कर रहा है? कार्बन की पोजीशन बता रहा है ना, जहां पर लिंकेज हो रहा है, जहां पे बॉन्डिंग हो रही है जिन जिन कार्बन के बीच में, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन, पहले शुगर मोइटी का फर्स्ट कार्बन और दूसरी शुगर मोइटी के जो फोर्थ कार्बन आपस में क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं। किस लिंकेज की मदद से? किस बॉन्ड की मदद से? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से। उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। अल्फा बीटा क्या है और लिबो और डेक्स्ट्रो क्या है? लिबो रोटेटी और डेक्स्ट्रो रोटेटी क्या है? ये हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली क्लास में ऑलरेडी समझा हुआ है, ठीक है। अमाइलोज का जैसा कि हमने क्वेश्चन देखा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहती है ना, वो यहाँ पे आ गया। इसके अलावा यदि अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो वह अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही रहेगी यदि कब कैसा स्ट्रक्चर है? लीनियर स्ट्रक्चर, है ना। ये लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब जो ब्रांच स्ट्रक्चर रहता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि ब्रांच स्ट्रक्चर रहता है तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी पाई जाती है, लेकिन ये तब होता है जब एग्जैक्टली कैसा मिलता है? साइक्लिक फॉर्म में मिलता है। कैसा मिलता है? साइक्लिक फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी पैक्टिक सब्सटेंस इज इनकरेक्ट, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सब्सटेंस पैक्टिक के बारे में गलत है ना। पहला है पेक्टिन्स अकर्स चीपली इन दी सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स एंड आल्सो इन सेल सैप, है ना। दूसरा है कि प्रोटोपेक्टिन इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इज फाउंड ओनली इन सेल सैप। तीसरा है कि इन प्रेजेंस ऑफ द 65 in the presence of 65% to 70% sugar and the pH of 3.2 to 3.5 pectin can form a gel। चौथा कि पेक्टिन या मिथाइल एस्टर ऑफ द पैक्टिक एसिड, है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पेक्टिन एग्जैक्टली है क्या। तो ये एक डाइटरी फाइबर की कैटेगरी में भी रखा जाने वाला पदार्थ है, ठीक है। डाइटरी फाइबर कैटेगरी में। अब डाइटरी फाइबर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं? पॉली कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं एग्जैक्टली। अभी जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इनके बीच में जो बॉन्डिंग रहती है वह बॉटल में सॉल्युबल नहीं होती है ना, या एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होती है। तो पहला स्टेटमेंट, सॉरी दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि प्रोटोपेक्टिन इज सॉल्युबल इन वाटर। नहीं, यह
एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होते हैं। किस में सॉल्युबल होते हैं? या एसिडिक सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं और एल्कोहलिक सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं, ना कि एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? हमारा आंसर है। दूसरा स्टेटमेंट ही हमारा क्या है? आंसर है, जिसमें हमने समझा। ठीक है, अभी जो पेक्टिन सब्सटेंसेस रहते हैं ना, पेक्टिन सब्सटेंस सारा ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, जो अभी हमने डिस्कस किया ऊपर है ना, कि क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इन गैलेक्टोरियोनिक एसिड फाउंड मेनली इन प्लांट सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला। ठीक है, अब वापस से कि पेक्टिन का एग्जैक्टली यहाँ पे काम क्या है या कैसे काम कर रहा है। तो यदि पेक्टिक का हम यहाँ पे काम देखें तो वो क्या है कि प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। दैट मीन्स कि प्लांट सेल वॉल के फॉर्मेशन में उसका क्या है? रोल प्ले कर रहा है। अभी जो पेक्टिक होता है, कई सारे इसके क्या होते हैं? सब टाइप्स होते हैं। इस कई सारे सब टाइप में एक क्या होता है? पेक्टिन होता है ना, एक क्या होता है? पेक्टिन होता है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? सब टाइप्स में पहला प्रोटोपेक्टिन आता है, वाटर इनसॉल्युबल। पेक्टिन चूंकि शॉर्ट चेन होता है, इस कारण ये क्या मिलेगा आपको? एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल मिलेगा, चूंकि शॉर्ट चेन होता है ना। वापस से देखो, चेन जितनी लंबी होगी है ना, चेन जितनी लंबी होगी, बॉन्डिंग उतनी मजबूत होगी, बॉन्डिंग जितनी मजबूत होगी, एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या इसी एक्वस सॉल्यूशन में इसको सॉल्युबल बनाया जा सकता है? कुछ परिस्थितियों के लिए हम चेंज कर दे तो बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक्वस सॉल्यूशन में ही रखते हैं उसको, है ना, यदि आप क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में ही रखते हैं और यहाँ से क्या कर देते हैं? हीट बढ़ा देते हैं ना, यदि क्या कर देते हैं आप? हीट बढ़ा देते हैं, तब हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है कि वो क्या हो जाए? सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, तीसरा क्या आता है इसका सब्सटेंस में? पेक्टिक एसिड आता है। तो प्रोटोपेक्टिन हो गया, पेक्टिन हो गया, और क्या हो जाता है? पेक्टिक एसिड हो जाता है, जो कहाँ मिलता है? जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं एग्जैक्टली, है ना, जो ऐसे फ्रूट जो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, तो उनमें कौन सा केमिकल पाया जाता है? पेक्टिक एसिड पाया जाता है। जो फ्रूट नॉर्मल पके हुए होते हैं, उनमें क्या मिलता है हमको? पेक्टिन मिलता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइटरी फाइबर इज इनकरेक्ट, है ना। डाइटरी फाइबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? डाइटरी फाइबर का जो लेक्चर है अपनी यही यूट्यूब में डला हुआ है, उसको चाहे तो आप देख सकते हैं। पहला कि इनसॉल्युबल फाइबर स्टिमुलेट्स पेरिस्टाल्सिस एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। एक दूसरा आता है कि सॉल्युबल इन अ फाइबर soluble fiber cells decrease blood cholesterol and promotes growth of intestinals microbiota। तीसरा है कि होल ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड एल्गी आर रिच सोर्स ऑफ द फाइबर। चौथा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडिंग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, वापस से पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहला, इनसॉल्युबल फाइबर, बिल्कुल सही है, फाइबर्स सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट्स पेरिस्टाल्सिस एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल आपको कहा जाता है, जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, अपच होती है, तो कहा जाता है खूब क्या खाओ? सलाद खाओ। क्या खाओ? खूब सारा सलाद खाओ। सलाद में क्या होता है? फाइबर्स होते हैं। क्या होता है? फाइबर होता है। वो क्या करते हैं? तुम्हारी अपच की समस्या को, कब्ज की समस्या को, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा, soluble fiber helps decrease the blood cholesterol and promote the growth of the intestinal microbiota। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो दो टाइप का होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो ये सामान्यतः क्या करते हैं? जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होता है ना, कोलेस्ट्रॉल में भी क्या मिलेगा आपको? एक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मिलेगा और एक दूसरा क्या मिलेगा आपको? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल को वहां से निकाल रहे हैं। बात सही है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आता है, होल ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड एल्गी आर अ रिच सोर्स ऑफ द फाइबर्स। ठीक है, वापस से कोई भी मीट सोर्स नहीं होता फाइबर्स का, मतलब किसी भी मांसाहार का सेवन करके आपको एक पैसे का फाइबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एक माइक्रोग्राम भी फाइबर नहीं मिलेगा। वापस से इस बात का दूसरा मतलब क्या है कि फाइबर सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं सामान्यतः, है ना। किस में पाए जाते हैं? वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, या वेजिटेटिव सोर्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? वेजिटेटिव सोर्स में ही पाए जाते हैं। चौथा स्टेटमेंट कहता है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। यहां तक बात सही है। दूसरा, प्रोवाइडिंग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। यहां पे मैंने कहा इनसॉल्युबल है। जब तुम सॉल्युबल नहीं होगे, जब तुम सॉल्युबल नहीं हो तो तुम डाइजेस्ट नहीं हो सकते हो। जब तुम डाइजेस्ट ही नहीं हो सकते तो तुम एब्जॉर्ब कैसे होगे? जब तुम एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एनर्जी कैसे दोगे? ठीक है, बात समझ में आई। तो चूंकि तुम डाइजेस्टेबल ही नहीं हो तो तुम एनर्जी प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं हो। बात खत्म यहाँ से। ठीक है, ये 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? यह 4 किलो कैलोरी पर ग्राम की एनर्जी मोनोसैकेराइड्स प्रोवाइड करते हैं। कौन? मोनोसैकेराइड्स प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरली कौन? ग्लूकोज। प्राइमरली कौन? ग्लूकोज। यही 4 किलो कैलोरी पर ग्राम की एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड करता है? प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। और लगभग 9 किलो का कैलोरी पर ग्राम की एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? फैट्स प्रोवाइड करते हैं, ऑयल्स। कौन? फैट्स या ऑयल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
चलो अगला है, वही बात अब यहाँ पे लिखी हुई है कि डाइटरी फाइबर आर नॉट डाइजेस्टेबल और एब्जॉर्ब। कोई भी चीज एब्जॉर्ब तब होती है जब डाइजेस्ट हो, और कोई भी चीज का मेटाबॉलिज्म तब होता है जब वो क्या हो, एब्जॉर्ब हो, और कोई भी चीज एनर्जी तब देती है जब वो उसका क्या हो, मेटाबॉलिज्म हो। यहाँ तो पहली स्टेज ही नहीं हो रही है, तो आगे कोई स्टेप नहीं होगी, ठीक है। ये यहाँ पे अब क्या मिलेगा आपको, डाइटरी फाइबर का एक वो मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगा। डाइटरी फाइबर प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी दो प्रकार के होते हैं, एक सॉल्युबल होता है, दूसरा इनसॉल्युबल होता है। डाइटरी फाइबर्स को हम केमिकली भी क्या कहते हैं, वो कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। केमिकली वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, केमिकली वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी के आधार पे सॉल्युबल इनसॉल्युबल का यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। जो सॉल्युबल कहाँ से मिलता है आपको, ओट्स से, एप्पल से, सिट्रस फ्रूट्स, बार्ले, है ना, लेग्यूम्स। बार्ले क्या होता है, जव होता है, ठीक है। इसमें उदाहरण क्या है, पेक्टिन है, गम है, म्यूसिलेज है, ठीक है। पेक्टिन अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था। इनसॉल्युबल फाइबर क्या होते हैं, तो होल जो व्हीट ग्रेन रहता है, ब्राउन राइस रहता है, वेजिटेबल्स रहती है, नट्स मिलता है, इन सब से, नट्स में जैसे आलमंड वगैरह हो गए, यहाँ से भी फाइबर मिलता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, हमारा इनसॉल्युबल फाइबर होता है। होल व्हीट में कहाँ पे रहता है, तो जब तुम गेहूं पिसवा के लाते हो चक्की से, आटा की चक्की से, तो उसको घरों में क्या किया जाता है, एक चलनी से चाला जाता है। उस चलनी से चालने के पश्चात चलनी के ऊपर की तरफ, है ना, चलनी के ऊपर की तरफ जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, चोकर बोलते हैं। दरअसल वो फाइबर होता है, वो क्या होता है, फाइबर होता है। उसको क्या किया जाता है, चाल करके बाहर निकाल दिया जाता है। चाल करके उसको बाहर क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्टेबल नहीं होता है, वो है डाइजेस्टेबल नहीं होता है, तो माना जाता है कि उसको बाहर निकाल दो। ऐसा करना गलत है, ऐसा करना गलत है। कारण क्या है गलत बोलने का, कि भाई मनुष्य के शरीर को जो चीज डाइजेस्टेबल नहीं है लेकिन पाचन को बेहतर कर रही हो तो चाहिए ना, तो हमको उसको खाना चाहिए, उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। शहरों में कम देखने को मिलता है चोकर निकालने की प्रक्रिया, गांव में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, केसीन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन, है ना, केसीन किस प्रकार का प्रोटीन का एग्जांपल, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर मेटेलोप्रोटीन, निम्नलिखित में से किसका एग्जांपल है, ठीक है। ये दरअसल हम इसी इन प्रोटीन्स की बात करें, है ना, हम इन प्रोटीन्स की बात करें। प्रोटीन सामान्यतः आप किस तरीके से डिवाइड करते हैं, एक क्या होता है सिंपल प्रोटीन होता है, दूसरा क्या होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, तीसरा क्या होता है डेराइव्ड प्रोटीन होता है, तीसरा क्या होता है डेराइव्ड प्रोटीन होता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात करते हैं अभी, है ना। सिंपल भी दो प्रकार के होते हैं, फाइब्रस होता है और क्या होता है ग्लोबुलर होता है, और डेराइव्ड अलग है, जो इनको तोड़ करके क्या मिलेगा आपको, डेराइव्ड प्रोटीन मिलता है। अभी बात करते हैं कॉन्जुगेटेड की। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो होते हैं जिनमें, है ना, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो होते हैं जिनमें प्रोटीन के साथ साथ कोई क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ता है। क्या होता है, कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ता है, अलग से कोई एक ग्रुप आकर के उसमें क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रोटीन में क्या हो गया, फास्फोरस ग्रुप जुड़ गया, प्रोटीन में क्या हो गया, लिपिड जुड़ गया, प्रोटीन में क्या हो गया, शर्करा जुड़ गई, और प्रोटीन में क्या हो गया, कोई मेटल जुड़ गया। जैसे इसका उदाहरण क्या हो गया, हिमेटोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन हो गया। क्या हो गया, हीमोग्लोबिन। हीम क्या होता है, एक मेटल होता है, हीम क्या होता है, एक मेटल होता है। कौन सा मेटल होता है, आयरन मेटल होता है, आंसर आयरन मेटल। वापस से, केसीन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ द प्रोटीन, केसीन निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रोटीन का एग्जांपल है, फॉस्फोप्रोटीन का। कैसा, फॉस्फोप्रोटीन का, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन्स की एक लिस्ट दी हुई है। जैसे मिल्क प्रोटीन किसको कहते हैं, केसीन को। कॉर्न, मक्के का प्रोटीन किसको कहते हैं, जीन को, है ना। व्हीट प्रोटीन किसको कहते हैं, ग्लियाडीन को। किसको कहते हैं, ग्लियाडीन को। दरअसल वो होता क्या है, ग्लूटेन होता है, लेकिन ग्लूटेन में क्या होता है, ग्लियाडीन होता है, ग्लूटेनिन होता है, ठीक है। दो प्रोटीन से वो मिल करके बनता है, ठीक है। इसके बाद राइस प्रोटीन क्या होता है, ऑरिजिनिन होता है। बार्ले प्रोटीन, जौ का प्रोटीन क्या होता है, हॉर्डेइन होता है। ओट्स जो होते हैं उनका प्रोटीन क्या कहलाता है, एवेनिन कहलाता है। ज्वार का प्रोटीन क्या कहलाता है, काफरिन कहलाता है, ठीक है। मिलेट या बाजरे का प्रोटीन क्या कहलाता है, पेनिसेटिन कहलाता है ना। रागी का प्रोटीन क्या कहलाता है, एल्यूसिनिन कहलाता है। तो ये पूरी एक लिस्ट है। कुछ आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे अंडे का हो गया, है ना, दूध का हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फैटी एसिड विद सिस मिथाइलिन इंटरप्रेटेड डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड, है ना। इस पूरी कहानी में फैटी एसिड विद सिस मिथाइलिन इंटरप्रेटेड, यहाँ तक की कहानी का लिटरली कोई मतलब नहीं है। तुमको पूछा जा रहा है फैटी एसिड विद डबल बॉन्ड क्या कहा जाता है, फैटी एसिड्स विथ डबल बॉन्ड क्या कहा जाता है, तो फैटी एसिड विद डबल बॉन्ड क्या कहा जाता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी फैट्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स कहे जाते हैं। वापस से, मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं उनमें क्या होता है, वन डबल बॉन्ड होता है। कितना होता है, वन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। यदि दूसरा बात करें, है ना, सिस सिस मिथाइलिन इंटरप्रेट डबल बॉन्ड्स के साथ जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होता है, इसमें भी डबल बॉन्ड होता है, लेकिन कितना डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। पॉली में कितना होता है, दो होता है, ठीक है। सोर्स क्या होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, जैसे जैतून का तेल हो गया, है ना, पीनट ऑयल हो गया, मूंगफली का तेल, एवोकाडोज हो गया, एलमंड्स हो गया, ठीक है।
इसके फायदे क्या होते हैं मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की? ये क्या करता है, एलडीएल को घटाता है ना। अभी हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया था, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सामान्यतः दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा गुड कोलेस्ट्रॉल, है ना। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है ना। किसके नाम से जाना जाता है, एलडीएल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, इसमें दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड, है ना। ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड वाले ये जो सोर्सेस हैं, ये कौन होते हैं, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, वॉलनट, फ्लैक्स सीड, है ना, तिल का तेल, इसके अलावा फिश, है ना। तो यहाँ से फिश लीवर ऑयल दरअसल रहता है, उसमें से मिलता है। फिश लीवर ऑयल में दो प्रकार की चीज़ें रहती है, कॉड लीवर ऑयल होता है और शार्क लीवर ऑयल होता है। प्राइमरली यदि आप इसको किसी और पर्सपेक्टिव में याद रखना चाहें तो ये क्या है कि कॉड लीवर ऑयल से क्या मिलता है, हमको विटामिन डी मिलता है, और शार्क लीवर ऑयल से हमको क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। यदि कॉड फिश खाते हैं आप, कॉड फिश का मांस खाते हैं आप, तो विटामिन डी की कमी नहीं होगी। शार्क फिश का मांस खाते हैं आप तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो ऊपर बात की गई थी, यह अ टाइप ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है विथ फर्स्ट डबल बॉन्ड एट दी थर्ड कार्बन फ्रॉम दी ओमेगा एंड, ठीक है। यदि ओमेगा एंड की तरफ से बात करें, तीसरे नंबर पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये क्या डिफ्रेंशिएट करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड को डिफ्रेंशिएट करता है किससे, ओमेगा 6 फैटी एसिड से, ठीक है। आखिरी में एक शब्द दिया हुआ ट्रांस फैट्स, ये क्या होते हैं, ये अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, है ना, विच आर हाइड्रोजनेटेड कन्वर्टिंग सिस टू ट्रांस फॉर्म्स, है ना। सोर्सेज क्या होते हैं, अभी एक तरीके से कहें तो ये सब बैन हो चुके हैं लगभग, है ना। इसमें सोर्सेज क्या होता है, वनस्पति घी होता है, ब्रेकी प्रोडक्ट्स हो गए, फ्राइड फास्ट फूड्स हो गए, मार्गरेन हो गए। फास्ट फूड्स खाने क्यों मना किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ट्रांस फैट्स होता है, और ये ट्रांस फैट क्या करता है, ट्रांसफैट क्या करता है ना, कोलेस्ट्रॉल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इससे क्या होता है, हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स फाउंड इन ऑयल्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो कि ऑयल्स में मिलते हैं वो सब इसमें शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेप्ट, अपवाद निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। सबसे पहला है ओरिजिनल, दूसरा है टोकोफेरॉल, तीसरा है टोकोट्राइएनॉल, है ना। राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, राइट आंसर हो जाता है हमारा टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन, है ना। क्या हो जाता है, टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन। अब जैसे हम इसमें बात करने से टोकोफेरॉल की है, टोकोट्राइएनॉल की है। अब जैसे पीछे कहीं पढ़ाया हुआ है, कई बार बता चुका हूँ कि कौन कौन से विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। अब उसमें एक विटामिन जो शामिल होता है वो क्या होता है, विटामिन ई होता है, उसका नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल ही होता है। क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। यहाँ पे उसका नाम भी दिया हुआ है ना, कि वह एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर क्या करता है, काम करता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करता है, ऑक्सीकरण से बचाता है। क्या करता है वो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ऑक्सीकरण से बचाता है, ठीक है। इसी का एक विटामिन आ जाता है, वो है ट्रोकोट्राइएनॉल्स, है ना। विटामिन ई का ही एक रूप होता है, उसको क्या बोलते हैं, विटामिन। विटामिन के जो अलग अलग रूप होते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन्स बोलते हैं, है ना, बताया हुआ है क्लास में पहले, तो वो आ जाता है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, कैरोटेनॉइड्स हो सकते हैं, फाइटोस्टेरॉल्स हो सकते हैं, ये सब भी क्या करते हैं, सेम फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लोरोफिल इज इनकरेक्ट। क्लोरोफिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, क्लोरोफिल जब फैट सॉल्युबल पिगमेंट, है ना। पहली बात तो एक पिगमेंट है, पिगमेंट ये कहाँ पाया जाता है, ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ग्रीन लीव्स में पाया जाता है, ठीक है, ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। अगला, कि ये फैट सॉल्युबल होता है। दूसरा, इसी मतलब प्रेजेंट इन द प्लांट्स एज अ क्लोरोफिल बी, है ना। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी के रूप में प्रेजेंट होता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है क्लोरोफिल बी डिफर्स फ्रॉम द क्लोरोफिल ए एच, क्लोरोफिल बी हैज मिथाइल ग्रुप एट द आर पोजीशन, है ना। अब इनका कहना है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं केमिकली। केमिकली कैसे डिफर करते हैं वो भी बताया हुआ है। कैसे डिफर करते हैं कि क्लोरोफिल बे में क्या होता है, आर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ता है। क्या जुड़ता है, आर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ता है, इनका ये कहना है। तीसरा, pheophytin forms when magnesium is replaced by hydrogen in a chlorophyll A। चौथा है कि क्लोरोफाइलिन फॉर्म्स इन एन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट सब सही लिखे हुए हैं। दूसरे स्टेटमेंट इन्होंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, है ना। दूसरे स्टेटमेंट इन्होंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात कर रहे थे कि जो इन्होंने लिखा, इन्होंने क्या लिखा है कि क्लोरोफिल बी हैज अ मिथाइल ग्रुप एट द आर पोजीशन, जो कि गलत है। दरअसल क्लोरोफिल बी नहीं, क्लोरोफिल ए क्या करता है, मिथाइल ग्रुप रखता है किस पे, आर पोजीशन पे। ये इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी भी डायरेक्ट इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो ए रहता है उसमें मिथाइल ग्रुप रहता है आर पोजीशन पे, जबकि क्लोरोफिल बी में क्या रहता है, आर पोजीशन पे सीएचओ ग्रुप जुड़ जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है। उसको आप फॉर्माइल ग्रुप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं,
फॉर्माइल ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 8, द पिगमेंट एंथोजैंथिन चेंजेस कलर एंड बिकम्स ब्राइट येलो इन। जो एंथोजैंथिन पिगमेंट होता है वह ब्राइट येलो किस परिस्थिति में बन जाता है? एल्कलाइन मीडियम की परिस्थिति में, एसिडिक मीडियम की परिस्थिति में, या ऑक्सीडेशन होने पे, या फिर जब उसको क्या किया जाता है, स्टेनलेस स्टील के एक बर्तन में कुक किया जाता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अपना कलर क्या है, ब्राइट येलो चेंज कर लेता है, ठीक है। तो ये कब होता है? एल्कलाइन परिस्थिति में। कब होता है? एंथोजैंथिन विच इज अ वाटर सॉल्युबल फ्लेवोनॉइड पिगमेंट, है ना। एंथोजैंथिन के बारे में परिचय क्या होना चाहिए हमारा, कि यह एक वाटर सॉल्युबल क्या होता है, फ्लेवोनॉइड पिगमेंट होता है, जो कि वेजिटेबल्स में पाया जाता है। किस प्रकार की वेजिटेबल्स, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, इस प्रकार की वेजिटेबल्स में। और जैसा कि हमारा क्वेश्चन था कि यह क्या करता है, ब्राइट येलो में चेंज लेकर के आता है ना, कैसा ब्राइट येलो कलर में बदल जाता है। कब? जब इसको क्या किया जाता है, एल्कलाइन मीडियम में सॉल्यूशन में रखा जाता है। यदि आप उसको एल्कलाइन के बजाय किस में रखते, एसिडिक में रखते, तो वो क्या हो सकता है, कलरलेस से किस में चला जा सकता है, पेल येलो में चला जाएगा। किसमें? व्हाइट या पेल येलो में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। Which one of the following is used as a flavor enhancer in a food like chocolate baked प्रोडक्ट्स एंड इंस्टेंट कॉफी, है ना। निम्नलिखित में से किसका फ्लेवर इन्हांसर के तौर पे यूज किया जाता है, चॉकलेट इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में, या इंस्टेंट कॉफी में, ठीक है। पहला है ग्लूटामिक एसिड, दूसरा है माल्टोल, तीसरा है न्यूक्लियोटाइड्स, चौथा है सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। तो ये जो पूरा बेकरी इंडस्ट्री है, चॉकलेट है, इंस्टेंट कॉफी, इसमें जो फ्लेवरिंग एजेंट डाला जाता है वो क्या डाला जाता है, माल्टोल, है ना। क्या डाला जाता है, माल्टोल या फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब हमने तो क्या स्पेसिफिक डिस्कस किया, चॉकलेट, बेकरी और इंस्टेंट कॉफी वाले सेक्शन का। हम कहते हैं जैसे उदाहरण के लिए कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है जैसे चाइनीज फूड का। अब चाइनीज फूड, नूडल्स, सूप्स, प्रोसेस्ड मीट, है ना, इसमें भी फ्लेवरिंग एजेंट डाला होता है, लेकिन क्या होता है, वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। क्या होता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसके बारे में आपने कब सुना होगा? इसके बारे में आपने मेरे ख्याल से 2018-19 में सुना रहा होगा, जब सरकार ने अचानक से एक दिन शाम को उठ करके क्या कर दिया, मोनोसोडियम ग्लूटामेट को बैन कर दिया। अब मोनोसोडियम ग्लूटामेट बैन हुआ दरअसल, तो उसके कारण क्या बैन हो गया, मैगी बैन हो गया। क्या बैन हो गया? मैगी बैन हो गया। मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्यों बैन किया गया था? क्योंकि उसके क्या थे, कुछ कार्सिनोजेनिक इफेक्ट निकल करके आए थे। क्या निकल के आए थे? कैंसरस इफेक्ट निकल करके आए थे, कैंसर कॉज कर रहा था, ठीक है। तो सरकार ने मोनोसोडियम ग्लूटामेट बैन किया, और मोनोसोडियम ग्लूटामेट बैन करने के कारण क्या बैन हो गया, मैगी बैन हो गया। सबसे ज्यादा किसको धक्का लगा? मैगी बनाने वाली कंपनी को धक्का लगा, ठीक है। बाद में रिसर्च आगे बढ़ी और पता चला कि भाई इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो बाद में सरकार ने क्या कर दिया, उस मैगी से बैन को हटा दिया, ठीक है। तो मैगी किस में आ जाता है? नूडल्स कैटेगरी में आ जाता है। उसमें क्या यूज करते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज करते हैं। इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हो? डाइसोडियम आयनोसिनेट का यूज कर सकते हो, है ना। डाइसोडियम आयनोसिनेट कहाँ यूज किया जाता है? कुछ इंस्टेंट नूडल्स हो गए, चिप्स हो गए, मीट प्रोडक्ट हो गए, वहाँ सेक्टर में यूज किया जाता है। इसके अलावा और क्या यूज होता है? डाइसोडियम ग्वानिलेट होता है ना। ये सूप्स और सॉसेस इंडस्ट्री जो होती है, स्पाइस इंडस्ट्री जो होती है, वहाँ पे क्या यूज किया था? डाइसोडियम ग्वानिलेट। माल्टोल हमने डिस्कस किया चॉकलेट बेक्ड गुड्स और इंस्टेंट कॉफी में। इथाइल माल्टोल कहाँ यूज होता है? कैंडीज हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, केक्स हो गए, ये भी तो एक सेक्टर है, ठीक है। यहाँ यूज क्या होता है? इथाइल माल्टोल यूज होता है। इसके अलावा क्या होता है? हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन, ये भी एक फ्लेवरिंग एजेंट होता है ना। ये हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन कहाँ यूज होता है? सोया सॉस में, सूप्स में, स्पाइस ब्लेंड्स में, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है। इस पूरी लिस्ट को आप चाहें तो याद रख सकते हैं। कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण है वो जरूर याद रखें आप, ठीक है। अगला 10th क्वेश्चन, द वोलेटाइल फ्लेवर एंड अरोमा ऑफ द आलमंड इज ड्यू टू द कंपाउंड। जो आलमंड होता है, जो बादाम का जो सुगंध होता है, वह जो वोलेटाइल वो है, फ्लेवर है और अरोमा है बादाम का, वो किसके कारण होता है? हेक्सेनॉल, बेंजल्डिहाइड, आइसोपेंटाइल एसीटेट, या फिर 2 मिथाइल ब्यूटायरेट, ठीक है। तो जो वोलेटाइल वो है, प्रकृति है, मतलब बादाम की, वह निम्नलिखित में से किस कंपाउंड के कारण है? तो वह हमारा क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। किस कारण होता है? वो बेंजल्डिहाइड कारण होता है। वो उसको क्या करता है? एक फ्लेवर प्रोवाइड करता है, एक अरोमा प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ उसका टेस्ट क्या होता है? बिटर, है ना। एलिमेंट का टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है ना। कैसा टेस्ट होता है? बिटर टेस्ट होता है। वो बिटर टेस्ट भी किसके कारण होता है? कंपाउंड बेंजल्डिहाइड के कारण। किस कारण? बेंजल्डिहाइड के कारण वो देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ दी सिट्रस इसेंशियल ऑयलेज, है ना। जो सिट्रस इसेंशियल ऑयल होते हैं उनका जो मेजर केमिकल कंपोनेंट होता है वह निम्नलिखित में से कौन सा होता है, ठीक है। याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है ना। जो सिट्रस वो होता है, एसिड होता है या सिट्रिक एसिड होता है, वो कहाँ मिलता है, लेमन में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, लेमन में मिलता है। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका कि सिट्रस इसेंशियल ऑयल में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है क्या होता है, लाइमोनिन होता है। क्या होता है, लिमोनिन होता है, लाइमोनिन होता है, ठीक है। जो कि क्या है, एक मोनोटर्पीन है। क्या है वो, मोनोटर्पीन है, जो कि सिट्रस फ्रूट पील्स में पाया जाता है ना। किसमें पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट पील्स में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 नाम और दिए होते हैं, हस्पेरिन, है ना। इसके अलावा नारिजेनिन और जेरेनियल, तो उनके बारे में भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चर्चा की गई है। एक बार आप इसको, इस वीडियो को स्टॉप करके जरूर देख लीजिए, ठीक है। चलो अगला आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, है ना। जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है उसके संबंध में यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसके संबंधित एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, अभी याद आया, है ना। जब हमने क्या लगाया था कि एप्पल में जो होती है ब्राउनिंग होती है, एप्पल यदि आप क्या कर दें, काट करके रख देंगे, तो वह 3 से 4 घंटे बाद क्या हो जाता है, उसकी जो ऊपरी लेयर होती है वो ब्राउन पड़ जाती है, क्या हो जाती है, भूरी हो जाती है। क्या कारण होता है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लगाया हुआ। अभी क्वेश्चन वापस लौटते हैं कि जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है उसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उन स्टेटमेंट में से सबसे गलत स्टेटमेंट कौन सा है, इट टेक्स प्लेस इन ऑल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पहला कहता है। दूसरा, ब्राउनिंग है ना, इनकरेक्ट ही पूछा है ना, हाँ इनकरेक्ट पूछा है। दूसरा कि ब्राउनिंग इज सीन व्हेन अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्टर्बेड बाय कटिंग, ब्रूजिंग और इंजरिंग द टिश्यूज, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम्स एंड अवॉइडिंग कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय लोअरिंग द पीएच एंड मेकिंग इट एसिडिक, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह क्यों होता है, क्योंकि आप फ्रूट को कट कर दिए या उसमें कोई क्षति पहुंचा दिए, उसके कारण ये ब्राउनिंग होती है, ऊतक को काट दिया आपने, है ना। दूसरा आता है, यह इसलिए होता है ना, इसको कैसे रोक सकते हैं, एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करके या फिर ऑक्सीजन के साथ संपर्क ना होने पाए, ऐसा कुछ कर दें तब हो सकता है। या तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि हम पीएच कम करके उसको ज़्यादा एसिडिक बना करके हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। तीनों स्टेटमेंट अपने स्थान पे सही हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ना, पहला स्टेटमेंट कहता है कि टेक्स प्लेस इन ऑल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नहीं, यह फ्रेश फ्रूट्स में प्लेस नहीं करता है ना, यह फ्रेश फ्रूट्स में नहीं होता है ना, यह फ्रेश फ्रूट्स में नहीं होता है। इसको सिंपल सा कि जिस भी फूड को आपने कट कर दिया सिर्फ उसमें होगा, जिस फ्रूट को आपने कट किया है सिर्फ उसमें होगा, विदाउट कट ये होगा ही नहीं, ब्राउनिंग विदाउट कट नहीं होगी, ठीक है। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग विदाउट कट नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्यों होती है। तो एंजाइमेटिक ब्राउन इज द ब्राउन डिस्कलरेशन, अभी हमने डिस्कस किया कि जो ऊपरी लेयर होती है फल की, बेस्ट एग्जांपल सेब है आपका, सुबह काट के रखिए, दोपहर में क्या हो जाता है, ब्राउन पड़ जाता है ना। तो ब्राउन डिस्कलरेशन हुआ, दैट अकर्स इन अ फ्रूट एंड वेजिटेबल ड्यू टू एक्शन ऑफ द एंजाइम कॉल्ड पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, है ना। जो पीछे क्वेश्चन आया हुआ था, हमने अभी डिस्कस किया कि एप्पल में का जो क्वेश्चन था उसमें यही पूछा गया था कि एप्पल में जो ब्राउनिंग होती है वह किस एंजाइम की वजह से होती है, वो किस एंजाइम की वजह से होती है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज की वजह से। और यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है सभी वेजिटेबल्स के लिए, है ना, सभी के वेजिटेबल्स के लिए। क्यों होती है, क्योंकि जब आप खुली हवा में कटे हुए फल को रखते हैं तो वह पॉलीफिनॉल जो ऑक्सीडेज एंजाइम है वह रिएक्शन करता है किससे, ऑक्सीजन से, और कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है ना। तो ये कलर प्रोड्यूस करता है ब्राउनिंग। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका यहीं पे लिखा हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, ठीक है। किन में देखने को मिलता है, एप्पल, बनाना, पोटैटो, ब्रिंजल, पीर, है ना, इन सब में देखने को मिलता है। अगला, the browning reaction between certain free groups of amino acids such as NH2 and reducing sugars is called, है ना। ये जो ब्राउनिंग रिएक्शन होती है, ब्राउनिंग रिएक्शन किन के बीच में ही बता रहे हैं, स्पष्ट करके बता रहे हैं, ब्राउनिंग रिएक्शन बिटवीन सर्टेन फ्री ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड सच एज अमोनियम, और दूसरा कि रिड्यूसिंग शुगर, इनके बीच में जो एक रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं ना। पहला है कैरामलाइजेशन, दूसरा मिलार्ड रिएक्शन, तीसरा एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, चौथा आ जाता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड ब्राउनिंग, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है मिलार्ड रिएक्शन, है ना। इसका राइट आंसर क्या है, मिलार्ड रिएक्शन, जो कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के लिए उत्तरदायी है, और किन में, उनमें जिनमें अमाइनो एसिड पाया जाता है। अब यहाँ पे आता है, 4 शब्द आपको दिए हुए हैं, पहला शब्द दिया हो कैरामलाइजेशन, ये सभी के सभी, कैरामलाइजेशन, मेलार्ड रिएक्शन, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और एस्कॉर्बिक एसिड ब्राउनिंग, ये सभी के सभी दरअसल क्या है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ही के ही प्रकार हैं ना। इसमें सबसे पहले क्या आता है, कैरामलाइजेशन आता है, लेकिन कैरामलाइजेशन का संबंध दरअसल किससे, पूरा का पूरा शुगर से, किससे है, शुगर से। क्या करते हैं आप, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द शुगर एट अ हाई टेम्परेचर विदाउट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कुछ नहीं करना है, चाशनी बनानी, क्या करवानी है, चाशनी बनानी। तुम क्या करो, शक्कर लो,
कढ़ाई में शक्कर लो और उसको क्या कर दो, टेम्परेचर बढ़ा करके छोड़ दो, है ना। टेम्परेचर बढ़ा करके जब छोड़ दोगे तो तुम्हारी जो शक्कर अभी सफ़ेद दिख रही है तुमको, थोड़ी देर में क्या दिखने लग जाएगी, लिक्विड फॉर्म में और ब्राउन कलर में। इस प्रोसेस को, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैरामलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरामलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। कहाँ यूज किया जाता है ये, कैरामल में, टॉफ़ी में, कंडेंस्ड मिल्क में, है ना, इन सब में इसको यूज किया जाता है, ठीक। दूसरा आता है हमारा, उसी में वो है मेलार्ड रिएक्शन। वो जो क्वेश्चन में था कि रिड्यूसिंग शुगर और अमाइनो एसिड और प्रोटीन के बीच में एक रिएक्शन होती है, उसके कारण ये देखने को मिलता है ना। ये कहाँ पे होता है, टोस्टेड ब्रेड में देखने को मिलेगा, रोस्टेड कॉफी में, मीट में, इन सब में देखने को मिलता है, ठीक है। एक था हमारा एस्कॉर्बिक एसिड ब्राउनिंग, जो उसमें ऑप्शन में था, इट अकर्स व्हेन एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। कुछ नहीं, सिंपल सा, एस्कॉर्बिक एसिड का क्या हो रहा है, ब्राउनिंग हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, और कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अब कहाँ पे होगा, जिनमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अगला 14th क्वेश्चन, द प्रिंसिपल फ्लेवरिंग एजेंट नेचुरल प्रेजेंट इन स्पाइस क्लोव इज, है ना। जो स्पाइस क्लोव्स रहती है ना, या लौंग रहती है, क्या रहती है, उसको सिंपल कह लो, लौंग रहती है। उस लौंग का सबसे प्रमुख केमिकल कंटेंट क्या होता है, पाइपरिडीन, ब्लैक पेपर में पाया जाता है ना। पाइपरिडीन कहाँ पाया जाता है, ब्लैक पेपर में पाया जाता है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ब्लैक पेपर एल्कलॉइड पाइपरिन रहता है ना, जो कि कैसा टेस्ट रखता है, स्पाइसी या पंजेंट फ्लेवर रखता है ना। कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं भारतीय उसमें खाद्य परंपरा में, 6 प्रकार के स्वाद होते हैं। कितने प्रकार के स्वाद होते हैं, 6 प्रकार के स्वाद होते हैं। यह टेस्ट पेपर यदि आप लगाएंगे टेस्ट सीरीज वाला, तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमारा राइट आंसर क्या है, यूजिनॉल, है ना। राइट आंसर क्या है हमारा, यूजिनॉल। सबसे पहले हमने डिस्कस किया पाइपरिडीन को। पाइपरिडीन किसमें पाया जाता है, ब्लैक पेपर में, काली मिर्च में क्या है, पाया जाता है। जो दूसरा है थाइमॉल की बात करें तो यह थाइम ऑयल में पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है, अजवाइन में कहाँ पाया जाता है, कैरम सीड में पाया जाता है, इसको, जिसको क्या कहते हैं, अजवाइन भी कहते हैं। सेम वही पंजेंट टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है, ठीक है। यूजिनॉल की बात करें, वो किसमें पाया जाता है, एक फिनोलिक कंपाउंड लौंग में पाया जाता है, क्लोव में पाया जाता है, जो कि कैसा टेस्ट देता है, स्पाइसी टेस्ट देता है। कैसा, स्पाइसी टेस्ट देता है, ठीक है। आखिरी में क्या था, मेंथॉल था, जो कि कहाँ पाया जाता है, मिंट ऑयल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मिंट ऑयल्स में। मिंट ऑयल कहाँ से मिलता है, पेपरमिंट से मिलता है, स्परमिंट से मिलता है। किसमें मिलता है, पेपरमिंट होता है, स्परमिंट होता है, यहाँ से आपको ये देखने को मिलता है, पुदीना वगैरह से, ठीक है। अगला 15th क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इज द न्यूक्लियर मटेरियल नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव में न्यूक्लियर सामग्री न्यूक्लियर झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती है, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, या फिर आपका आ जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। वापस से कि इस क्वेश्चन में जाने के पहले, मतलब फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इन सब में जाने के पहले हम इसको समझ लें कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये चीज़ किस में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म से पाई जाती है। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को हम उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं स्टेटमेंट की, ये दरअसल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका फीचर होता है। और प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, तो प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल को लेकर के बात करें तो एक हमको क्या दिया है, बैक्टीरिया, दूसरा क्या दिया, आर्किया। और इन दोनों में से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बैक्टीरिया दिया हो, तो राइट आंसर क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन के ऑप्शन में पढ़ने से बेहतर था हम ये समझें कि ये क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो दरअसल किसका फीचर है। वो किसका फीचर है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का फीचर है। किसका फीचर है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का फीचर है, जो दिखा रहा है कि ये सेल अभी क्या है, अंडर डेवलप्ड है, या पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। चलो अगला आता है प्रश्न क्रमांक 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैज वेरी लिटिल डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड कंजम्पशन ऑफ द फूड्स, ठीक है। इस प्रश्न को इस तरीके से समझें कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका फूड पॉइजनिंग में लगभग कोई भी योगदान नहीं है, फूड की प्रोसेसिंग में लगभग कोई भी योगदान नहीं है, फूड के प्रोडक्शन में लगभग कोई भी योगदान नहीं है, कहीं फूड में ये इन्वॉल्व होता ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें लिटरली जो क्वेश्चन है, मैं उसके उल्टा बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका योगदान है, तो जो सबसे ज्यादा तुमको योगदान मिलेगा वो किसका मिलेगा, बैक्टीरिया का मिलेगा। दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा योगदान मिलेगा वो किसका मिलेगा, ईस्ट का मिलेगा, जो कि क्या है, अपने आप में एक फंगस है, जो कि अपने आप में क्या है, फंगस है, ठीक है। मतलब पहले स्थान पे बैक्टीरिया, दूसरे स्थान फंगस। अब है क्या नहीं, एल्गी का, शैवाल का। राइट आंसर क्या हमारा, एल्गी, शैवाल। इसका कोई योगदान नहीं मिलता है फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, फूड कंजम्पशन, फूड इंटॉक्सिकेशन में, कहीं पर भी कोई योगदान नहीं मिलता है, ठीक है।
तो ये सबसे ज्यादा किसका मिलता है? बैक्टीरिया और फंजाई का हमने डिस्कस किया। वायरस का और प्रोटोजोआ का भी मिलता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना बैक्टीरिया और फंजाई का। और नहीं मिलता किसका? एल्गी और आर्किया का। एल्गी और आर्किया का लगभग नहीं के बराबर उपयोग देखने को मिलता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17, जनरली द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल स्पोर्स एज कंपेयर टू द टेम्परेचर टू डिस्ट्रॉय वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल इज अप्रॉक्सिमेटली। ठीक है। जो समान तौर पे बैक्टीरियल स्पोर को खत्म करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, और वेजिटेटिव जो बैक्टीरियल सेल्स रहती हैं उनको खत्म करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के बीच में अंतर कितना होता है या कितना अधिक होता है। वापस से प्रश्न पढ़ेंगे। सामान्यतः बीजाणुओं को नष्ट करने के लिए आवश्यक तापमान वनस्पति जीवाणु कोशिकाओं को नष्ट करने की तुलना में कितना लगभग अधिक होता है। ठीक है। तो जो वेजिटेटिव सेल्स रहती हैं, जो वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल्स रहती हैं, उनको खत्म करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है वो 60 से 75 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड रहता है। जो बैक्टीरियल स्पोर्स रहते हैं उनको खत्म करने के लिए 105 से 121 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है। अब आप अंतर लगा लीजिए, जो अंतर बैठेगा वो लगभग कितना बैठेगा? 30 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास का अंतर बैठेगा। ठीक है। कितना? 30 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास की रेंज बैठेगी। तो कितना अधिक है? वेजिटेटिव सेल का वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल्स को खत्म करने के लिए जो टेम्परेचर लगता है वह बैक्टीरियल स्पोर्स को खत्म करने वाले टेम्परेचर से कितना कम है? 30 से 45, या उल्टा कर लें तो फिर कितना ज्यादा है? 30 से 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट। ईस्ट के संबंध में, ये सब कुछ ईस्ट और पूरा माइक्रोऑर्गेनिज्म का पूरा जो सेक्टर है वो कहाँ पे दिया हुआ है? आपका यूनिट 2 में दिया हुआ है। ठीक है। ईस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है? ठीक है। दे आर बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल, दे आर ग्रोन फॉर एंजाइम्स एंड फूड। तीसरा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फॉर्मेशन ऑफ ascospores इज सीन इन फॉल्स ईस्ट। ठीक है। चौथा है कि ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग और फिजन। ठीक है। देखो, पहला है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई सा भी हो, ईस्ट हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, कोई भी हो, वो यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। ये स्टेटमेंट हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संबंध में बिल्कुल हमेशा सही रहेगा। दे आर ग्रोन टू एंजाइम्स एंड फॉर फूड, बिल्कुल इसी प्रकार से हम बैक्टीरिया को भी ग्रो करते हैं अलग अलग पर्पजेस से, जिस प्रकार से हम किसको ग्रो करते हैं? फंगस को ग्रो करते हैं। ईस्ट क्या है? एक फंगस है। तीसरा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स इज सीन इन अ फॉल्स ईस्ट। ठीक है। ईस्ट दो प्रकार का होता है, एक ट्रू ईस्ट होता है, एक फॉल्स ईस्ट होता है। यदि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से जाएं तो हमारे हिसाब से हम कैसा सोचेंगे इसको सही परिस्थिति में, कि जो ट्रू स्पोर्स होते हैं उनमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो फॉल्स स्पोर्स होते हैं उनमें कैसा होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट ही क्या हमारा आंसर है, वो गलत बात लिखी हुई है। वह बात ट्रू ईस्ट के बारे में लिखी चाहिए, लेकिन यहाँ इनने कैसे लिख दी है? फॉल्स ईस्ट के बारे में लिख दी है। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? ट्रू ईस्ट में होता है, ना कि फॉल्स में। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? फॉल्स दिया हुआ था। ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉजेस बैसिलरी डिसेंट्री, है ना, ये जो डिजीज है यह किस बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती है ना? पहला है शिगेला बैसिलस, तीसरा है कॉम्पिलोबैक्टर, चौथा आ जाता है लिस्टेरिया। राइट आंसर क्या है? तो जो बैसिलरी डिसेंट्री डिजीज होती है कौन कॉज करता है? शिगेला के द्वारा कॉज किया जाता है ना। इस कारण, चूंकि शिगेला इसको कॉज करता है, इस कारण बैसिलरी डिसेंट्री को शिगेलोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिगलोसिस भी कहते हैं, जो कि एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ये डायरिया होगा तुमको, है ना, और ब्लडी डायरिया भी हो सकता है। ब्लड डायरिया का मतलब क्या होता है? कि जो मोशन होगा डायरिया के दौरान, जो मोशन होता है, पतली मोशन जो होती है, उसमें खून भी आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेट में दर्द होगा, और क्या हो सकती है? बुखार हो सकती है। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली क्या था हमारा अगला क्वेश्चन था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज एन इंडिकेटर ऑफ द फेशियल फीकल पॉल्यूशन ना? फीकल पॉल्यूशन का निम्नलिखित में से सबसे मल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर किसको माना जाता है? एर्विनिया फीकल कॉलिफॉर्म्स, या फिर एंटेरोकोकाई, या फिर आखिरी में आ जाता है एस्चेरिचिया कोलाई। तो फीकल पॉल्यूशन कहीं पर है अथवा नहीं है, ओपन एनवायरनमेंट में ही होगा, कहीं और तो होगा नहीं। ठीक है। तो फीकल पॉल्यूशन कहीं है अथवा नहीं है, इसको पता करने का सबसे आसान माध्यम क्या है? वही बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। और तुम्हारे शरीर में पाया जाने वाला इन लिखे हुए बैक्टीरिया में से कौन सा है एकमात्र बैक्टीरिया? ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है। तो वही सबसे बेहतर इंडिकेटर है, वो
जो तुम्हारे शरीर में ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया जो तुम्हारे शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑफ अ फीकल पॉल्यूशन इन अ वाटर, मिल्क, फूड, है ना। मतलब वाटर में कोई फीकल पॉल्यूशन तो नहीं है, मिल्क में तो नहीं है, फूड में तो नहीं है, कैसे पता करें? तो वही इंडिकेटर इसमें छोड़ दीजिए जो इंडिकेटर आपके शरीर में पड़ा हुआ था, वो कौन था? एक बैक्टीरिया था। कौन सा बैक्टीरिया? इकोलाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आज का डिस्कशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इस पेपर में कितने क्वेश्चन हैं अभी से बता देता हूँ। इस पेपर में 150 क्वेश्चन है। हम 20 क्वेश्चन आज डिस्कशन किए, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।